अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आईएनए चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास कल यानी 7 दिसंबर से शुरू होगा और 29 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान 17 नशिस्तें मुनक़िद होंगी। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पहले दिन दिल्ली एमसीडी इलेक्शन के नतायज का ऐलान होगा, जबकि अगले दिन गुजरात और हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात के नतायज जारी किए जाएंगे। तवक्को है कि सेशन के पहले 2 दिनों में इंतखाबी नतायज हावी रहेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते ही हुकूमत ने सरमाई इजलास के दौरान मुतारिफ कराए जाने वाले 16 बिलों की फहरिस्त जारी की थी। चारशुम्बा यानी 7 दिसंबर से पार्लियामेंट का सरमाई इजलास जो शुरू होने वाला है, इसको लेकर मरकजी हुकूमत ने कुल जमाती मीटिंग करने का फैसला किया था, जो आज अच्छे माहौल में मुनक़िद हुई। इस मीटिंग में मरकजी वज़ीर दिफा और बीजेपी रुकन पार्लियामेंट राजनाथ सिंह, पार्लिमानी उमूर के वज़ीर प्रहलाद जोशी, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और तृणमूल कांग्रेस रुकन ने पार्लियामेंट डेरेक ओब्रायन समेत कई सीनियर कायदीन ने शिरकत की। कुल जमाती मीटिंग में मरकज की तरफ से नुमाइंदगी राजनाथ सिंह और राज्यसभा में ऐवान के लीडर पीयूष गोयल ने की। इस दौरान कई अहम बातों पर तबादला ख्याल हुआ। मसलन दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा को बेहतर माहौल में चलाने को लेकर बातचीत हुई और अपोजिशन पार्टी से जुड़े कायदीन ने मरकज के सामने कुछ अहम मुतालबात रखे। हमारे लिए और हिंदुस्तान में पहला मुद्दा है। सरकार अगर चाहे हिंदुस्तान के लोगों को जवाब देने के लिए काफी सारे मुद्दा रखे हुए हैं, बेरोजगारी से लेकर महंगाई, ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए है। इसके बाद हिंदुस्तान में आज जो माहौल पैदा हुए हैं, जहां जुडिशियरी के साथ सरकार की टकराव बेजा इस्तेमाल किया जा रहे हैं, सारे सरकारी प्रतिष्ठान बेजा इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ये सब चीज आपकी जानकारी है। आज हमारा ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स का मीटिंग मान्य सब थोड़ा लाउडर और मान्य का उपस्थिति में हुआ है। पूरा डिटेल में चर्चा हुआ है। सरकार ने शुरुआत में ही सरकार की तरफ से मैंने आश्वस्त किया है कि रूल एंड प्रोसीजर से, अनुमति से और स्पीकर से, चेयरमैन से अनुमति से हम किसी भी क्यों न हो हम चर्चा करने के लिए तैयार है। कुछ सुझाव उन तरफ से, उन लोगों की तरफ से आए हुए हमने नोट किया है। पीएसी में हम चर्चा करेंगे। चर्चा करके जिस मुद्दे पर, जिस विषय पर स्पीकर साहब और चेयरमैन साहब अनुमति देंगे, उसके ऊपर चर्चा होगा और बहुत डिटेल में 2.5 घंटे से ज्यादा हमारा चर्चा हुआ है और आउट ऑफ 47 पार्टी 31 पार्टी का पार्टिसिपेट। हमने सरकार से कहा है कि आपने क्रिश्चियनों के त्योहारों का ध्यान नहीं रखा कि सदन में। दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग बिकॉज वी ऑल नो द इलेक्शंस आर द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, बिकॉज टू मेजर स्टेट इलेक्शन वर गोइंग ऑन। तो हमने 7 तारीख से रखा है, 29 तक रखा है। 24 सैटरडे है, 25 संडे है। संडे के दिन क्रिसमस है। हम सब क्रिसमस मनाएंगे एंड इसके लिए अगर 25 के बाद हम काम ही नहीं करेंगे, एक आध तरीका है। एंड हमको काम करना है। 24, 25 2 दिन का छुट्टी है। अगर बहुत उनके आग्रह है तो हम 26 के बारे में भी अगर वो पीएस में चर्चा करते तैयार है, लेकिन बाद में एक दिन और बैठना पड़ेगा यार। ओके, बट पूरा दिन 25 के बाद हम चर्चा ही नहीं करना, सदन चलाना ही नहीं है, ऐसा कैसे होता है? गवर्नमेंट और दूसरे स्टेट में, उनके ही बैंक का स्टेट में सरकार के कामकाज चलता ही नहीं चल रहा है। तो
telling that we are ignoring the Christmas is the most unfortunate allegation. बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी के मौके पर मथुरा में वाक़ शाही ईदगाह मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जा रहे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के लीडर को मंगल के रोज गिरफ्तार कर लिया गया। ओहदेदार ने बताया कि तंजीम के 7-8 दीगर कारकुनों को भी नजरबंद किया गया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने बाबरी मस्जिद के निजाम की बरसी के मौके पर शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने की कॉल दी थी। एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मुतुडे सिंह ने बताया कि पुलिस ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा के आगरा जोन के इंचार्ज सौरभ शर्मा को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो कॉम्प्लेक्स में वाकई ईदगाह मस्जिद की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। सिंह ने कहा कि महासभा के सदर राजश्री चौधरी और खजांची दिनेश शर्मा उन लोगों में शामिल नहीं थे जो अपने घरों में नजरबंद थे और पुलिस को उन दोनों के बारे में कोई इतला नहीं थी। अयोध्या में बाबरी मस्जिद को कार सेवकों ने 6 दिसंबर 1992 को शहीद कर दिया था। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शैलेश कुमार पांडे ने कहा कि अमन अमान की सूरत हाल को खराब होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल किया जाएगा और सीआरपीसी की सेक्शन 144 के तहत इम्तनाई अहकामात को भी यकीनी बनाया जाएगा। बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की बरसी के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अहम कायदीन ने उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को महापरिनिर्वाण दिवस पर खिराज अकीदत पेश किया और कौम के लिए उनकी मिसाली खिदमत को याद किया। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि महापरिनिर्वाण दिवस पर मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को खिराज अकीदत पेश करता हूं और हमारे मुल्क के लिए उनकी मिसाली खिदमत को याद करता हूं। उनकी जद्दोजहद ने लाखों लोगों को उम्मीद दी और हिंदुस्तान को ऐसा जामे आइन देने की उनकी कोशिशों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। वहीं कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने मंगल को डॉक्टर अम्बेडकर को खिराज पेश किया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि हम शुरू से आखिर तक बराबर हैं, हम शुरू से आखिर तक हिंदुस्तानी हैं। इसके अलावा कुछ भी बाबा साहिब के लिए नाकाबिल कबूल था और उनके आईनी रास्ते पर चलने वाले लोगों के लिए भी नाकाबिल कबूल है। उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें आजिजाना खिराज अकीदत। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं। सबसे पहले और आखिर में बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर यह आज़ादी, मसावत, भाईचारे और इंसाफ के नजरियात की तस्दीक करने का वक्त है जिसके वो सच्चे हामी थे। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है। झालावाड़ के खेल संकुल से सुबह करीब 6 बजे यात्रा शुरू हुई और करीब 10 किलोमीटर का सफर पूरा करके लंच ब्रेक लिया गया। यात्रा झालावाड़ जिले के देवरी घाटा में है। आज के दिन की यात्रा का दूसरा मरहला दोपहर 3:30 बजे से शुरू हुआ। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के सुबह के शेड्यूल में राहुल गांधी और यात्री राजस्थान के मुख्तलिफ वहाँ के कल्चर में घुलते मिलते नजर आए। यात्रा जब डिस्ट्रिक्ट बीजेपी हेडक्वार्टर्स के सामने से निकली तो राहुल गांधी का रिएक्शन देखकर सभी मुस्कुरा दिए। दरअसल बीजेपी ऑफिस पर भी कई लोग यात्रा को देखने के लिए सुबह से ही जमा हुए थे। राहुल की नजर जब उन पर पड़ी तो उन्होंने फ्लाइंग किस देकर लोगों का इस्तकबाल किया। इस फ्लाइंग किस को लेकर बाद में मजेदार रिएक्शंस भी आए। बीजेपी के एमपी ने कहा कि राहुल गांधी ने बीजेपी को देख देखकर मंदिरों को जाना शुरू किया और अब फ्लाइंग किस देकर शायद वो बीजेपी में शामिल होने का इशारा दे रहे हैं।
कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के पदयात्रियों को मुल्क की खिदमत के लिए आगे बढ़ने वाले यात्री करार देते हुए कहा कि ये सिर्फ मुल्क की खिदमत के लिए है, इसलिए तमाम हमवतनों को इस यात्रा में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की महंगाई, बेरोजगारी और नफरत की पॉलिसी मुल्क के मफाद में नहीं है और ना ही इससे किसी भी अहले वतन का फायदा होने वाला है, जबकि भारत जोड़ो यात्रा मुल्क के मफाद में है और इसमें हुब्बुल वतनी का जज्बा है, नेज़ अहले वतन के मसाइल का हल है। राहुल गांधी ने एक फेसबुक पैगाम में कहा कि ना बोगस, ना चिड़चिड़ापन, ना गुस्सा किसी भी हिंदुस्तानी यात्री के दिल में उनसे कुछ चीज नहीं है और कुछ है तो हिंदुस्तान को मुत्तहिद करने का जज्बा, हिंदुस्तानियों के मसाइल के लिए हमदर्दी और तमाम हमवतनों के लिए मोहब्बत। नफरत, महंगाई और बेरोजगारी, क्या उनमें से किसी में कौमी मफाद है? क्या इससे कोई आम आदमी मुस्तफिद होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को मुल्क की आवाम की आवाज़ करार देते हुए कहा कि अपनी आवाज़ बुलंद करें, अपनी पूरी ताकत से आवाज़ बुलंद करें, लेकिन हिंदुस्तान के मसाइल के खिलाफ, हिंदुस्तानियों की फलाह बहबूद के लिए और इस मुहिम में अपना हिस्सा डालने के लिए आप तमाम भारत जोड़ो यात्रा में मदो हैं। कांग्रेस कायद कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि गुजरात इंतखाबात में बीजेपी ने सारी हदें पार कर दी। उन्होंने कहा कि वोटिंग के दिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी का रोड शो मुनक्किद हुआ और बीजेपी ने इलेक्शन के दिन, पोलिंग के दिन अपनी मुहिम चलाई। अपने आप उसका अगर प्रोसेस ठीक रहेगा, उसकी प्रक्रियाएं ठीक रहेगी, संस्थाएं ठीक से काम करती रहेगी, तो इलेक्टोरल रिजल्ट भी उसके अपने आप आ जाएंगे। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि जो है बहुमत बीजेपी का नहीं आएगा और ये भी नहीं कहा कि बहुमत हमारा आ रहा है। हमने गुजरात चुनाव के अंदर जो भारत जोड़ो यात्रा की भावना थी वो कैसे गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई थी, गुजरात के लोगों की भावना भारत जोड़ो यात्रा से कैसे जुड़ी हुई थी, ये बताया। और दूसरी बात कि चुनाव के दौरान हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को पंगु बनाया जा रहा है और गुजरात के आम लोगों के सवाल को चुनावी चर्चा से गायब कर दिया गया है। हमने कहा कि 22 बार प्रश्न पत्र लीक हुए और मोरबी में जो है पुल गिरा, घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दिया गया, चौकीदार को जेल में डाल दिया गया और चोर को भगा दिया गया। ये सवाल राजनीतिक विमर्श से गायब कर दिए गए। हमने ये बात कही, अगर आप जीतने को ही मानते हैं कि हर चीज का आधार है और कोई अगर चुनाव जीत गया है तो वो पूरी तरह से सही है, तो मैं समझता हूं कि ये सही और गलत का देखने का सही नजरिया नहीं है। कई बार गलत करते हुए भी लोग जीत जाते हैं, लेकिन अंततः जो है ना सही पे आना पड़ता है। और चुनाव के अंक गणितीय परिणाम क्या होंगे मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो भावनात्मक वस्तु स्थिति है और जो संवैधानिक स्थिति है मैं उस पर चर्चा कर रहा था। एग्जिट पोल की एग्जिट होने का समय आ चुका है। 2018 के मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बारे में एग्जिट पोल क्या कहे थे। तो ये एग्जिट पोल के आधार पर जो आप सवाल उठा रहे हैं ये उचित नहीं है। ये एग्जिट पोल है और हम जानते हैं कैसे ये किए जाते हैं, किनके प्रभाव से किए जाते हैं और क्यों कराया जाता है। तो एग्जिट पोल के आधार पर यह कहना कि बीजेपी को भारी बहुमत मिल रही है, मैं समझता हूं, मैं इन एग्जिट पोल पर कुछ विश्वास नहीं रखता। एग्जिट पोल जो है वो एक बहुत बड़ा। दिल्ली के वजीर आला और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी में आम आदमी पार्टी की कामयाबी को लेकर एग्जिट पोल के नतायज का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल में जो आंकड़े दिखाए गए हैं आम आदमी पार्टी उससे कहीं ज्यादा सीटें एमसीडी में जीतेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी आम आदमी का मुजाहरा एग्जिट पोल के नतायज से कहीं बेहतर होगा। आज बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पे मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से प्रेरणा लेनी है। उनका जीवन पूरा संघर्ष भरा हुआ है और पूरा जीवन उन्होंने गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए
बहुत 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 संघर्ष किया। उनका सपना था कि इस देश के अंदर जो आखिरी आदमी है उस तक सभी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जोर उन्होंने शिक्षा पे दिया। उनकी प्रेरणा से आज हमारी सरकार में हम सबसे ज़्यादा शिक्षा पे जोर दे रहे हैं, क्योंकि हमारा भी मानना है, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर का मानना था कि अगर हर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो गरीबी भी दूर होगी और समाज में बराबरी भी होगी और सब लोगों को इज्जत के साथ जीने का अधिकार मिलेगा। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, तो उसी रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। मैं इस अवसर पे उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सर, कल एग्जिट पोल के नतीजा है, भारी बहुमत एमसीडी में आम आदमी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे? तो मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं देख रहा था नतीजे, आम आदमी पार्टी के काफ़ी अच्छे नतीजे आए और जनता ने फिर से भरोसा जताया है, आम आदमी पार्टी पे भरोसा किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे नतीजे आएंगे और कल इंतज़ार करते हैं। गुजरात पॉजिटिव है, नई पार्टी है, नई पार्टी ने एंट्री की है और कह रहे थे कि बीजेपी जो है गढ़ है इन लोगों का। तो इतनी कोई 15% 20% वोट शेयर पहली बार अगर कोई पार्टी जाए तो बड़ी बात है। सर, ये भी सवाल है कि अगर किसी की सरकार नहीं बनती है तो क्या कांग्रेस इंतजार कीजिए परसों तक। आज बाबा साहब सुप्रीम कोर्ट ने तारीख की किताबों में ताजमहल के बारे में दी गई गलत मालूमात को हटाने के लिए दायर अर्जी को मुस्तरद कर दिया और इस मफाद अम्मा की अर्जी पर समाअत करने से साफ इनकार कर दिया। सख्त तबसरा करते हुए अदालत उस्मा ने कहा कि अदालत इस मामले में कैसे समाअत कर सकती है। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार की बेंच ने अर्जी गुजार सुरजीत सिंह यादव की अर्जी को मुस्तरद करते हुए कहा कि इन मामलात पर गौर करना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम है। बेंच ने सवाल किया कि क्या अदालतों को हर चीज में मत घसीटें, क्या हम 400 साल बाद इस बात का तयन कर सकते हैं कि ताजमहल की तारीख और उसके पीछे तारीखी हक़ाइक़ क्या है। जस्टिस शाह ने कहा कि मुझे अपनी उम्र का भी इल्म नहीं है, तो हम ऐसी अर्जियों को कैसे सुन सकते हैं। इसके बाद अर्जी गुजार यादव ने अपनी अर्जी वापस ले ली। बेंच ने कहा कि चूंकि अर्जी वापस ले ली गई है, इसलिए यह मामला यहीं पर खत्म किया जाता है। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में हुए तशद्दुद के सिलसिले में मंगल के रोज जिला अदालत में आशीष मिश्रा समेत 14 मुलजिमीन के खिलाफ इल्जाम तय किए गए हैं। आशीष मिश्रा मरकजी वजीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। जिला हुकूमत के वकील अरविंद त्रिपाठी ने पीटीआई को बताया कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सुनील कुमार वर्मा की अदालत में तिकोनिया मामले में आशीष मिश्रा समेत 14 मुलजिमीन के खिलाफ इल्जाम तय कर दिए गए हैं। अरविंद त्रिपाठी ने कहा कि जिन मुलजिमीन पर इल्जाम तय किए गए हैं उनमें आशीष मिश्रा के अलावा अंकित दास, नंदन सिंह बिष्ट, लतीफ काले, सत्यम और सत्य प्रकाश त्रिपाठी, शेखर भारती, सुमित जायसवाल, आशीष पांडे, लोकेश राणा, शिशुपाल, अलास कुमार उर्फ मोहित त्रिवेदी और दीगर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि वीरेंद्र शुक्ला के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफा 201 के तहत इल्जाम तय किए गए हैं। बाकी मुलजिमीन पर ताज़ीरात हिंद की दफा 302, 149, 148, 147 और 307, 326, 427, 120 और 177 बी मोटर व्हीकल एक्ट की दफा के तहत इल्जाम तय किए गए। त्रिपाठी ने कहा कि आशीष मिश्रा, अंकित दास, नंदन सिंह भिष्ट, सत्य प्रकाश त्रिपाठी, लतीफ काले और सुमित जायसवाल के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत भी इल्जाम तय किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अदालत ने इस्तेगासा से कहा कि वो 16 दिसंबर को अदालत में सबूत पेश करें। काबिल जिक्र है कि 3 अक्टूबर 2021 को निघासन इलाके के तिकोनिया गांव में किसानों के एहतजाज के दौरान तशद्दुद में 4 किसानों समेत 8 अफराद हलाक हो गए थे। इस मामले में मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को कलीदी मुलजिम करार दिया गया था। पंजाब के मशहूर गायक शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के मास्टरमाइंड गोल्डी बरार की अमेरिका के कैलिफोर्निया में पकड़े जाने पर पंजाब के वजीर आला भगवंत मान के दावे के बाद गैंगस्टर की एक वायरल हो रहे ऑडियो ने काफी हलचल मचा दी है। गैंगस्टर गोल्डी बरार की जानिब से जारी की गई ऑडियो में उसने दावा किया कि वो किसी की हिरासत में नहीं है, उसे डिटेन नहीं किया गया। इस मामले में अब पंजाब की सियासत गर्मा गई है। वजीर आला भगवंत मान ने दावा किया था, अब उनके दावे को लेकर ऑपोजिशन उनको निशाना बना रही है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के कौमी तर्जुमान और ममता बनर्जी के करीबी साकेत गोखले को गुजरात पुलिस ने
रोज राजस्थान के जयपुर हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया। गोखले पर मोरबी पुल हादसे के बाद वज़ीर आज़म मोदी के बारे में झूठी खबर फैलाने का इल्जाम है। गिरफ्तारी की इत्तला उनकी पार्टी के साथी और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट डेरेक ओब्रायन ने दिया। टीएमसी लीडर डेरेक ओब्रायन ने बताया कि साकिब गोखले पीर की रात 9 बजे नई दिल्ली से फ्लाइट लेकर जयपुर पहुंचे थे। गुजरात पुलिस ने उन्हें वहां उतरते ही गिरफ्तार कर लिया। रात गए 2 बजे उन्होंने अपनी वालदा को फोन पर गिरफ्तारी की इत्तला दी। ये भी बताया कि गुजरात पुलिस उन्हें अहमदाबाद ले जा रही है। पार्टी के मुताबिक गिरफ्तारी के फौरन बाद उन्हें 2 मिनट तक कॉल करने की इजाजत दी गई। इसके बाद मोबाइल फोन समेत तमाम उनका सामान जब्त कर लिया गया। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि मोरबी पुल हादसे के हवाले से अहमदाबाद साइबर सेल में साकिब गोखले के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है। ये सब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और अपोजिशन की आवाज को खामोश नहीं कर सकता। डेरेक ने बीजेपी पर इंतकामी सियासत का भी इल्जाम लगाया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव से फोन पर बात करके आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव की किडनी ट्रांसप्लांट के बाद खैरियत दरियाफ्त की। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांटेशन कामयाब तरीके से किया गया और फिलहाल वो रूबे सेहत हो रहे हैं। पीडीपी की सरबराह और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हुकूमत को इस बात का जवाब देना चाहिए कि कश्मीरी पंडितों की तफसीलात लीक किस तरह हुई। उनको धमकियां दी जा रही हैं। हुकूमत कश्मीरी पंडितों की हिफाजत करने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वो उनका इस्तेसाल कर रही है और उनके लिए संजीदा नहीं है। बात है कि बीजेपी की सरकार मरकज में भी है, यहाँ भी है। किस तरह से जो कश्मीरी पंडित एक तो 6 महीने से वो जम्मू में दर-बदर हो रहे हैं, उनके बारे में कोई फैसला नहीं हो रहा है। उनको कहा जाता है कि आप ड्यूटी पे दोबारा रिपोर्ट कीजिए और दूसरी तरफ से उनकी जो डिटेल्स हैं जो किसी को मालूम नहीं होता है, तो वो कैसे सरकारी दफ्तरों से लीक हो गई है। इसकी जिम्मेवार जो है यहाँ की सरकार है, उनको जवाब देना चाहिए लोगों को कि कैसे कश्मीरी पंडितों की डिटेल्स जो है इस तरह लोगों के पास आ गई है और उनको धमकियां दी जा रही हैं। ये जो सरकार है ये पूरी तरह से नाकाम हो गई है कश्मीरी पंडितों की हिफाजत में और सिर्फ उनको जो उनका जो दुख है, जो उनकी तकलीफ है, उसको एक्सप्लॉइट करती है, उसका इस्तेमाल। बेंगलुरु में एक नौजवान की 3 खवातीन और 4 मर्दों ने मिलकर उसका कत्ल कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला जुमे के रोज का है। इसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। फुटेज में खातून और एक मर्द 30 साल के बलप्पा जामखंडी नाम के नौजवान से पहले बात करते दिख रहे हैं, फिर उनके बीच अचानक से बहस तेज हो जाती है। इस दौरान वो उसे जमीन पर गिराकर दबोच लेते हैं। इसके बाद उनमें से एक मर्द पत्थर उठाकर बलप्पा के सिर को 7 बार कुचलता है। फिर एक खातून और मर्द पत्थर और ईंट से वार करते हैं। सीसीटीवी फुटेज शहर के केपी अगराहा इलाके का है। मुतासिरा शख्स की चीखें सुनकर लोग बाहर आए, तब तक मुलजिम वहां से भाग चुके थे। बाद में पुलिस को इस वाकये की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मुतासिर को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे डेड यानी मुर्दा डिक्लेयर कर दिया। मरने वाला बलप्पा बदामी का रहने वाला था। हालांकि वीडियो में 7 लोग बलप्पा को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पुलिस ने 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। वहीं पुलिस के मुताबिक अभी तक किसी भी मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं हुई। मामले की जांच के लिए 3 टीमें तश्कील दी गई हैं। वर्ल्ड बैंक ने मंगल के रोज कहा कि हिंदुस्तान की मईशत जारिया माली साल यानी 2022-23 में 6.9% की रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले अक्टूबर में इसने जीडीपी का अंदाजे को पहले के 7.5% से घटाकर 6.5% किया था। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हिंदुस्तान की मईशत ग्लोबल झटकों से अच्छी तरह निपट रही है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इस साल एवरेज रिटेल महंगाई 7.1% रह सकती है। आरबीआई ने अपनी फाइनेंशियल ईयर की पॉलिसी में मॉनेटरी पॉलिसी में रियल जीडीपी ग्रोथ का अंदाजा 7% रखा था। वहीं अगले 2 तिमाही में आरबीआई का जीडीपी का अंदाजा 4.6% का है। कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें भी जीडीपी के अंदाजों को जारी किया जाएगा। कोलंबिया के वजीर दाखिला अल्फोंसो प्रादा ने कहा कि कोलंबिया में आखिर हफ्ते में एक हाईवे पर गाड़ी के हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 33 हो गई। इतवार को तोदे गिरने से मगरबी वेलेडेल के महकमे में मुसाफिरों को ले जाने वाली बस और एक कार और एक मोटरसाइकिल मगरबी चौकर डिपार्टमेंट में हाईवे पर डूब गई। उन्होंने बताया कि इस लैंडस्लाइडिंग में 33 लोगों की मौत हुई है।
इस पूरे मामले पर मजीद तफसीलात हुकाम जारी करने वाली है। अफगानिस्तान के शुमाली सूबे बलख के दारुल-हुकूमत मज़ार शरीफ में मंगल की सुबह सरकारी मुलाजिमीन को ले जाने वाली एक बस में धमाके में 7 अफराद हलाक और 6 दीगर जख्मी हो गए। सूबाई महकमे पुलिस के तर्जुमान मोहम्मद आसिफ वजीरी ने ये इत्तला दी। उन्होंने मीडिया को बताया कि धमाका सुबह तकरीबन 7:30 बजे उस वक्त हुआ जब मज़ार शरीफ शहर के पुलिस डिस्ट्रिक्ट 3 के हरातन सदी शहर के पेट्रोलियम डायरेक्टरेट के मुलाजिमीन को लेकर एक बस अपने दफ्तर जा रही थी। उन्होंने कहा कि सड़क के किनारे रखे बम की जद में आने से बस में धमाका हुआ, जिसमें 7 की मौत और 6 दीगर जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है, अभी तक किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। फौजदारी कवानीन या ताज़ीरात में जो तरामीम की गई हैं उनमें सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा कानून अज़वाजी जिनसी ताल्लुक़ के हवाले से, जिसका इर्तिकाब करने वालों को 1 बरस तक जेल की सज़ा हो सकती है। हम बात इंडोनेशिया के उस नए कानून की कर रहे हैं जो मंजूर कर लिया गया है। यहाँ गैर शादीशुदा जोड़ों के एक साथ रहने, सदर ममलिकत की तौहीन करने, कौमी आइडियोलॉजी के खिलाफ ख्यालात का इजहार करने को भी काबिल ताज़ीर जुर्म करार दिया गया है। इंडोनेशिया के ऐवानी नुमाइंदगान के डिप्टी स्पीकर सूफी दासको अहमद और कवानीन पर नजरसानी करने वाली पार्लिमानी कमीशन के सरबराह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नए कवानीन की तौसीक के लिए मंगल के रोज पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ था और इस इजलास में इन नए कवानीन को मंजूरी दे दी गई है। मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ने वाले 37 साला फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सऊदी अरब के किसी क्लब में शामिल होने पर $21 करोड़ सालाना तनख्वाह की पेशकश की गई। ये इत्तला एक मकामी अखबार में दी गई। माहिदे की यह रकम साल 2022 में किसी भी प्लेयर को सबसे ज्यादा मुआवजा देने वाले एथलीट्स की तनख्वाहों से दुगनी है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।